क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मूड अचानक से बदल जाता है, बिना किसी खास वजह के? कभी बेहद खुशी, तो कभी गहरी उदासी, जैसे किसी ने आपके भावों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम और समझने वाले टॉपिक पर। इसका नाम है मूड डिसऑर्डर। ये समस्या आजकल काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही है और इस वीडियो में हमने इसी के बारे में समझाया है। आइए एक नज़र हम इसके मुख्य पॉइंट्स पर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको डिटेल्स में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ये मूड डिसऑर्डर होता क्या है। मूड डिसऑर्डर ये एक बीमारी है जो आपके फीलिंग्स या मन की स्थिति को उल्टा सीधा कर देता है। इसका मतलब है कि आपको किसी समय पर अचानक दुख या उदासी महसूस होती है, जबकि कुछ समय बाद आपको बहुत खुशी महसूस होती है। ये बीमारी आपके ज़िंदगी पर असर डालती है और आपको हेल्पलेस महसूस करवा सकती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मूड डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब इसके दूसरे पॉइंट यानी इसके कितने टाइप होते हैं इसको देखते हैं। मूड डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD और प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर PMDD होते हैं। लेकिन इनमें से दो को बड़े भागों में बांटा जा सकता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को, क्योंकि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर PDD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD और पोस्टपार्टम डिप्रेशन आते हैं, और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर बाइपोलर 1, 2 और साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर आते हैं। हम इस वीडियो में इनके टाइप्स को नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मूड डिसऑर्डर को कवर करेंगे। आने वाले वीडियोस में इनके सारे टाइप्स को भी कवर करेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं। मूड डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपके बिहेवियर और फीलिंग्स के असमान बदलाव को दर्शाते हैं। यह समस्या आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। इस वीडियो में संभव नहीं है सारे सिम्टम्स को कवर करना, लेकिन हम कुछ आपको कॉमन सिम्टम्स बता देते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। आइए अब हम एक एक करके इस कॉमन सिम्टम्स को देखते हैं। शुरू करते हैं भावनात्मक बदलाव से। भावनात्मक बदलाव। मूड डिसऑर्डर आपके फीलिंग्स में तुरंत बदलाव कर देता है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, जैसे आपकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, और फिर कुछ ही देर में आपका मूड इतना उदास हो जाता है कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। इन बदलावों के साथ गुस्से का कॉम्प्लेक्स टाइप भी हो सकता है, जहां आप बिना किसी वजह के भी बहुत गुस्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट, नींद और भूख की समस्या। मूड डिसऑर्डर में आपको नींद की समस्या या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने की समस्या हो सकती है। आपकी नींद अनबैलेंस्ड हो जाती है, जो आपको दिन भर सुस्ती महसूस करवाती है। भूख में भी फर्क देखा जा सकता है, जहां कभी आपको भूख लगती ही नहीं और कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। नेक्स्ट, आक्रामकता। मूड डिसऑर्डर में आपका एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर भी आप बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर रिएक्ट कर सकते हैं। इससे आपके सोशल और प्रोफेशनल कनेक्शन पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट, सामान्य दिनचर्या में बदलाव। मूड डिसऑर्डर को आपकी आम दिन में भी इरेगुलरिटी देखी जा सकती है। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी आपको किसी काम में रुचि नहीं रहती, तो कभी आपको उसी काम में बहुत रुचि होती है। नेक्स्ट, समाज से दूर रहना। मूड डिसऑर्डर में आपको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों से दूरी बना लेते हैं। दोस्तों से दूर हो जाना, सोशल गैदरिंग्स से बचना, ये सब मूड डिसऑर्डर का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपकी नज़रों में और भी कॉमन सिम्टम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका होने का क्या कारण है। जैसे इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, वैसे ही मूड डिसऑर्डर के होने का कारण भी बहुत सारे होते हैं। तो आइए इसके कुछ कॉमन कारण के बारे में एक एक करके बताते हैं आपको। शुरू करते हैं जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन से। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, दिमागी बीमारी का जेनेटिक एक मुख्य कारण हो सकता है। अगर आपके परिवार में मूड डिसऑर्डर या दूसरी दिमागी प्रॉब्लम्स का हिस्ट्री है तो आपको भी इस समस्या का खतरा होता है। नेक्स्ट, केमिकल इम्बैलेंसेस, रासायनिक असंतुलितता। मानसिक रोगों में रासायनिक इम्बैलेंस
यानी ब्रेन केमिकल्स का डिसबैलेंस मूड डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। डोपामीन, सेरोटोनिन और नोरएड्रेनालाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिसबैलेंस के कारण आपको मूड डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ सिचुएशंस भी मूड डिसऑर्डर का कारण बन सकती हैं, जैसे कि बचपन में या जवानी में गुजर रहे ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल घटनाएं, सामाजिक या पारिवारिक तनाव या फिर प्रोफेशनल परेशानियां। नेक्स्ट, सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे कि शराब या नशा करने का आदत भी मूड डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। इन पदार्थों का सेवन दिमागी हालत पर असर डाल सकता है और समस्या को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंजेस। कुछ समय पर हार्मोनल के असंतुलन, जैसे कि गर्भावस्था या मेनोपॉजल स्थिति, भी मूड डिसऑर्डर का कारण हो सकते हैं। ये थे कुछ कॉमन कारण जिससे मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब आए अगले पॉइंट को देखते हैं, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। मूड डिसऑर्डर को रोकने के लिए आपको समय पर सही ट्रीटमेंट और सहायता लेने की ज़रूरी होता है। साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेना चाहिए। मूड डिसऑर्डर से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आइए कुछ कॉमन स्टेप को एक एक करके देखते हैं जिससे आप इसे रोक सकें। शुरू करते हैं स्ट्रेस कंट्रोल से। स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए प्राणायाम या ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक, ध्यान और योग जैसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने रोज़मर्रा के कामों को ऑर्गेनाइज करें और समय पर आराम करें। नेक्स्ट, स्वस्थ आहार का पालन करें। हेल्दी खाना खाएं जिसमें फल, सब्जियां, पोषक तत्व और पौष्टिक भोजन शामिल हो। जंक फूड और ऐसे पदार्थों से परहेज करें जो शरीर और मन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट का लाभ उठाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। दोस्तों से अपनी दिल की बात शेयर करें और उनका सहयोग लें। सामाजिक और मानसिक सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग भी मददगार हो सकती है। नेक्स्ट, नशे का परहेज करें। शराब या नशा करने से परहेज करें, क्योंकि यह मानसिक स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, रेगुलर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग। यदि आपको मूड डिसऑर्डर का संकेत लगता है तो तुरंत एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए। रेगुलर ट्रीटमेंट और काउंसलिंग से समस्या का समाधान संभव है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसको फॉलो करके मूड डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रेटजीज भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें हम जानेंगे कि मूड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस यानी जांच कैसे किया जाता है। मूड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस या जांच करना किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के द्वारा किया जाता है। यह जांच अक्सर कई कदम और प्रक्रियाओं से होता है। तो आइए कुछ कॉमन जांच के तरीके के बारे में एक एक करके देखते हैं। शुरू करते हैं मानसिक जांच से। इस विश्लेषण से आपके दिमागी हालात को अलग अलग तरीकों से जांचा जाता है, जिसे मानसिक जांच कहा जाता है। मूड डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने का पहला कदम होता है। इसमें साइकाइट्रिस्ट आपसे आपके बिहेवियर, इमोशनल स्थिति और दूसरे समस्याओं के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट, परिवार का इतिहास। मूड डिसऑर्डर का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना एक मुख्य कारण हो सकता है, इसलिए आपके परिवार का इतिहास जानकर देखा जाता है कि क्या किसी परिवार के सदस्यों में भी मूड डिसऑर्डर या दूसरा मानसिक समस्याओं का इतिहास है या नहीं। नेक्स्ट, लैबोरेटरी टेस्ट्स और शारीरिक जांच। कुछ मामलों में लैबोरेटरी टेस्ट्स और शारीरिक जांच की मदद से दूसरी जिस्मानी समस्याओं को निकाला जाता है जो डिसऑर्डर के लक्षणों के साथ हो सकती हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर या सब्सटेंस अब्यूज। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन। जैसे मेंटल हेल्थ के स्टडी के लिए मान्यता प्राप्त साइंटिफिक मैनुअल के अनुसार आपके लक्षण को इवैल्यूएट किया जाता है। DSM-5 में मूड डिसऑर्डर के लिए खास क्राइटेरिया होते हैं जो डायग्नोसिस के लिए सूटेबल होते हैं। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से मूड डिसऑर्डर की जांच की जाती है। हमें आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि मूड डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या तरीके हैं। मूड डिसऑर्डर का इलाज एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को शामिल करता है, जिसमें मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की सहायता से, उसके तरीकों से और उसके सुझाव के दवाओं का इस्तेमाल करके काउंसलिंग और साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल के बदलाव शामिल होते हैं। ये एक टीम एफर्ट है जिसमें लोग, उसके परिवार और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। तो चलिए मैं आपको 4 कॉमन इलाज के बारे में एक एक करके बताता हूँ। शुरू करते हैं काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से। इसमें आपको अपने सोच,
इमोशनल स्टेटस और बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT, इंटरपर्सनल थेरेपी IPT और फैमिली फोकस्ड थेरेपी FFT जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना का सेवन करना, नींद पूरी करना और तनाव को कंट्रोल करना भी मूड डिसऑर्डर के इलाज में मददगार होता है। इसके अलावा नशे से परहेज करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट। सोशल और मेंटल वेलबींग के लिए परिवार और दोस्तों का सहायता बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना और उनसे अपनी दिल की बातें शेयर करना भी मूड डिसऑर्डर के इलाज में मददगार होता है। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्लान। किसी भी इमरजेंसी या क्राइसिस के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाएं। इसमें लोगों के सहयोगी, वैद्य और दूसरे सामाजिक सुविधाओं या फैसिलिटी जैसी मदद शामिल हो। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी मदद से मूड डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। अगर आपको इनमें कुछ पॉइंट्स की कमी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी स्ट्रेटजीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा सबसे पहले मूड डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं और लास्ट में इसका इलाज कैसे हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के साथ शेयर करें ताकि हम उसकी मदद कर सकें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।